आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एटी एसएसटी की क्लास में हिस्ट्री वाले सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री में जो हमारा यूनिट 1 है, जिसका हमारा टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास के स्रोत, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम सबको पता है कि जब भी हम अतीत की घटनाओं को पढ़ते हैं तो उसी को ही हम इतिहास कहते हैं। और जो हमारा टॉपिक है इतिहास के स्रोत, कि क्या सोर्सेज हैं हमारे इतिहास को जानने को लेकर, तो अगर हम अपने इतिहास के स्रोत की बात करें तो हमारे इतिहास में कई सारे सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। जैसे कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, जब तक हमारे पास लिखने का कोई साधन नहीं था तो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हमने इतिहास को जानने का प्रयास किया। आगे चलकर कुछ लिखित स्रोत मिले तो ऐसे में हमारे कुछ साहित्यिक स्रोत, कुछ विदेशी साहित्य, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ हमारे शिलालेख, सिक्के, इन सब चीजों के माध्यम से हमने अपने इतिहास को जाना। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जिसके एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या रहे और उनसे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको जानेंगे। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? वृहत कथा, ब्राह्मण, वृहत संहिता और जय संहिता। तो महाभारत को मूलतः जाना जाता है जय संहिता के नाम से, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी तो हमने कहा महाभारत की जब भी हम बात करते हैं तो महाभारत किस तरीके से हमारे इतिहास को जानने का स्रोत है। महाभारत हमारा हिंदू धर्म के विकास से संबंधित एक महाकाव्य है कि हिंदू धर्म का किस किस प्रकार से विकास हुआ, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो ये जो महाभारत है, जिसको 18 पर्व में बांटा गया है, जिसमें हमारा जो श्रीमद् भगवत गीता है जो हमारे महाभारत के भीष्म पर्व में आती है, तो इससे संबंधित जो हिंदू धर्म से संबंधित जो बातें हैं वो हमें इसके माध्यम से पता चल सकती है। तो इस तरीके से हमारे भारतीय इतिहास का स्रोत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ, यानी कि निम्न प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? निचले पुरापाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो जब हम बात करते हैं पशुपालन की, तो हमारा जो पशुपालन है वो हमारा मध्य पाषाण काल में हमें प्रारंभ ऐसा प्रतीत, मतलब हमें अपने अवशेषों के माध्यम से ऐसा पता चला कि पशुपालन की शुरुआत हमारे मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हुई। 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है कृषि को लेकर, एक पूछा जाता है पशुपालन को लेकर। तो पहले पशुपालन आया और उसके बाद हमारी कृषि आई, यानी कि मध्य पाषाण काल के अंतिम भाग में हमारा पशुपालन आया। लोगों ने पशुओं को अपने साथ रखना शुरू किया और पशुपालन किया। आगे चलकर लोग नवपाषाण काल में कृषि से परिचित हुए और फिर उन्होंने कृषि करना शुरू किया। तो अगर प्रश्न पूछे कि पहले पशुपालन आया कि कृषि आया, तो पहले हमारा पशुपालन आया है मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। अगर हम कृषि की बात करें तो मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि जो कृषि है हमारी, उसका प्रारंभ नवपाषाण काल से हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा। पशुपालन मध्य पाषाण काल में और कृषि नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी। मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने कई तरीके के कृषि से मानव परिचित हो गया था। 8 प्रकार की कृषि नवपाषाण काल के समय से मानव कर रहा था। लेकिन सबसे पहले जो मानव ने जिस कृषि से मानव परिचित हुआ वो था हमारा जौ। तो सबसे पहले प्रश्न यही ज्यादातर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मानव ने कौन सा अनाज प्रयोग में लेके आया। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा जौ, जिसको हम बार्ले भी कहते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6,
की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो हमने क्वेश्चन देखना है कि मध्यपाषाण काल में वो कौन सी जगह है जहां से हमें पशुपालन के अवशेष मिले या फिर जिनके माध्यम से हमने जाना कि यहाँ पर पशुपालन हुआ था। तो ऑप्शन है हमारे पास ओधे, बागौर, बोरी, लखनिया। तो बागौर हमारी एक जगह है राजस्थान में, और इसी बागौर नामक स्थान से सबसे पहले पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक। पाषाण संस्कृति कहने का मतलब है ऐसा कालखंड जिसमें हमने पाषाण कालीन पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से हमने अपने इतिहास को जाना। और पाषाण संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा प्रागैतिहासिक काल की भीमबेटका की गुफाएं हैं, जहां पर पत्थरों पर चित्रकारी की गई है। तब हमने ये कहा कि अच्छा उन चित्रकारियों को देखकर हमने ये जाना कि अच्छा इस समय का मानव इस चीज से परिचित था। तो यहाँ पर बात हो रही है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक का के जो अवशेष है वो हमें कहाँ पर मिले हैं। ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मेहरगढ़, बी इसका राइट आंसर होगा। मेहरगढ़ हमारी एक जगह है पाकिस्तान में, यहाँ पर हमारे पाषाण काल से संबंधित अवशेष भी मिले हैं और हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिले हैं। यानी कि पाषाण से लेकर हड़प्पा तक का के अवशेष जिस एक स्थान से प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात हो रही है, और प्रागैतिहासिक चित्रकला में मैंने अभी आपसे कहा कि भीमबेटका की गुफा बड़ी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफा में मानव ने अलग अलग रंगों का प्रयोग करके, सफेद रंग, भूरा रंग का प्रयोग करके, लाल रंग का प्रयोग करके चित्रकारी करी है। उस समय का जो मानव था वो प्रकृति से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, तो वहां पर उन लोगों ने प्रकृति से संबंधित जैसे जानवरों की चित्रकारी, इस तरीके की चित्रकारी करी है। तो हमें ये पता चला कि उस समय के जो मानव था वो चित्रकारी करता था और प्रकृति उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये जो हमारी भीमबेटका की गुफा है ये हमारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा उदाहरण है किस चीज का? तो भीमबेटका की गुफा उदाहरण है हमारी प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? ये सब हमारे इतिहास की जानकारी के स्रोत है। अगर हम कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने के स्रोत की बात करें तो ऐसे जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हमारे प्राप्त हुए हैं बुरजोम, जम्मू कश्मीर से। बुरजोम जम्मू कश्मीर में जब खुदाई की गई तो वहां ऐसा पाया गया कि मानव तो है ही है, मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी पाए गए। तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के अवशेष बुरजोम से। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बुरजोम कहाँ है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके साथ काम करते हैं? संलग्न कार्यालय है संस्कृति विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन और मानव संसाधन विकास। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कई बार जब हम किसी मंदिर जाते हैं, सपोज जैसे पताल भुवनेश्वर की बात करें, तो वहां पर जब हम एंट्री करते हैं तो वहां पर ASI का हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ASI के बहुत सारे साइन बने हुए हैं। तो यानी कि जब भी हम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं तो कहने का मतलब है कि ऐसी वो सभी पुरातात्विक चीजें जो हमारे संस्कृति से संबंधित हैं उनका रखरखाव करना, उन पर अनुसंधान करना, इन सब चीजों का काम करता है कौन? हमारा पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो ऐसी हमारी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक चीजों के बचाव को लेकर ASI काम करता है। तो ऐसे में जो ये इसका कार्यालय होगा वो होगा हमारा कौन सा कार्यालय? संस्कृति कार्यालय। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि
जो संस्कृति है उसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो कि जिस पर एएसआई क्या करता है, वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ए राइट आंसर होगा। और अगर हम अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो ये ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, और ब्रिटिश सेना अधिकारी होने के साथ साथ एएसआई के सर्वोच्च पद पर भी रहे, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसको अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, ये हमारा भोपाल में है, बी इसका राइट आंसर होगा। और इस मानव संग्रहालय की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक का किस क्रम में विकास हुआ है, उन सब चीजों को दर्शाया गया है। तो ये जो है हमारा भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में हमें लग सकता है कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, हड़प्पा संस्कृति की जो हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला वो खुदाई के माध्यम से पता चला। जब हमें स्नानागार मिले, जब हमें मिट्टी का हल मिला, जब हमें इस तरीके से नगर नियोजन मिले, तो हमने कहा कि अच्छा कुछ हड़प्पा संस्कृति की जैसी कोई संस्कृति रही जिसका नगर नियोजन इतना उत्कृष्ट था, जहां पर इस तरीके से स्नानागार बनाए गए थे, जहां पर इस तरीके से कृषि इस तरीके से की जाती थी। तो ये सब पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से इतिहास की जानकारी के स्रोत प्राप्त हुए हैं हड़प्पा संस्कृति से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र प्रसारण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आहत सिक्कों में। तो जब भी हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी की जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है हड़प्पा संस्कृति से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है और पुरातात्विक खोज के साथ मिलाना है। तो लोथल जो हमारी जगह है, ये लोथल हमारी आज उस समय का लोथल आज गुजरात के नाम से जाना जा रहा है। तो लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल का हमारा गोदीबाड़ा सही होगा। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है जुता हुआ खेत, तो एक इसका राइट आंसर होगा। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनवाली की बात करें तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, तो 2143 बी राइट आंसर हो जाएगा। कूट तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। यहाँ जानने योग्य बात यह है कि जो लोथल वाला जो हिस्सा है गुजरात वाला, कुछ इस तरीके से यहाँ मैं बना देती हूँ, ये कुछ भारत का इस तरीके से नक्शा हम जान रहे। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा पूरा, यहाँ पर हमारा अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है। और ये जो अरेबियन सी है हमारी, यहाँ पर हमारे पोर्ट्स हैं, आज भी बंदरगाह है। तो उस समय पर भी यहाँ पर जो लोथल वाली जो जगह थी, यहाँ गोदीबाड़ा हुआ करता था, और गोदीबाड़ा कहने का मतलब है बंदरगाह। तो गोदीबाड़ा शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है, गोदीबाड़ा बंदरगाह कहा जाता है। और अगर हम कालीबंगा की बात करें तो जुते हुए, कालीबंगा एक जगह है हमारी जहां तक मुझे याद आ रहा है राजस्थान में, और यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिले, मतलब उसके अवशेष प्राप्त हुए। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से संबंधित हमारा हड़प्पन लिपि के 10 आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ। और पक्की मिट्टी का बने हुए हल्की प्रतिकृति जो प्राप्त हुई है वो बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुए। तो ये भी पूछा जाता है कि ये जगह कहाँ कहाँ है, तो बनवाली हमारी हरियाणा में है, धौलावीरा भी हरियाणा में, कालीबंगा की अगर हम बात करें तो राजस्थान में, और लोथल की बात करें तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा से। तो अगर हम स्नानागार की बात करें कि हमारे स्नानागार कहाँ पाए गए, तो हमारे जो स्नानागार हैं वो मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है फिर से, और बताना है एक साइड हमारे हड़प्पन स्थल है और दूसरी साइड हमारे राज्य हैं, तो बताना है कि ये हड़प्पन स्थल आज किस राज्य में है। तो अगर हम मांडा की बात करें तो मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में है,
दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है। तो 3-4-1-2, 3-4-1-2 ये हमारा कूट बन रहा है, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो उस समय के स्थल थे आज वो किन जगहों पर है, तो ये आपको ध्यान इस तरीके से ध्यान में रखना है। अगर हम अब मांडा की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल हमारा मांडा है और सबसे दक्षिणी हमारा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो यहाँ पर पूछा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी पूछा है। प्रभारी को अंडरलाइन करेंगे, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टाड। अगर हम इस प्रभारी की बात करें कि इस खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल के जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये पुरातात्विक खुदाई की गई और इनके साथ दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने खुदाई करी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। लेकिन जो प्रभारी थे, हेड थे, वो कौन थे? जॉन मार्शल। तो प्रश्न पूछे कि इन जगहों की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई, तो नेतृत्व में की गई जॉन मार्शल के। और खोज किसने करी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। क्वेश्चन नंबर 19, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक क्या हैं? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अल बरूनी और शम्स ए सिराज अफीफ। तो किताब उल हिंद हमारा एक मध्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है और इसकी प्रसिद्ध लेखक हैं हमारे अल बरूनी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भारतवर्ष का उल्लेख हमें अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? तो मानव ने कृषि कार्य हमारा नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज में प्रारंभ किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहली बार किस मेटल का यूज हुआ। जैसे हमने कहा किस अनाज का प्रयोग हुआ, तो जौ का प्रयोग हुआ। अगर हम पूछे धातु, कौन सी धातु का प्रयोग हुआ, तो धातु थी हमारी तांबे की। तो सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया, ए राइट आंसर होगा। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? पुरापाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, नवपाषाण युग में, ताम्रपाषाण युग में। तो जब भी हम आग की बात करते हैं तो पहले का जो मानव था वो जिस समय पर उन्होंने आग की खोज की, दो पत्थरों को टकराया और चिंगारी निकली, तो हमने कहा कि आग की खोज हुई इस प्रकार से। तो ये जो आग का प्रयोग जब सर्वप्रथम किया गया वो काल था हमारा पुरापाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। मध्यपाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में हमारे पशुपालन की खोज हुई, पशुपालन आया, और हमारा कृषि की बात करें तो नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 24, मानव सभ्यता विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? शिकार और संग्रहण चरण, कृषि अवस्था, पशुपालन अवस्था और औद्योगिक अवस्था। तो जो सबसे पहली अवस्था थी मानव सभ्यता के विकास की वो क्या थी? तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो हमारा जो प्राचीन मानव था वो जंगलों में रहता था, शिकार करता था, कंदमूल खाता था। तो ऐसे में शिकार और संग्रहण चरण, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज उसका सबसे पहली प्रथम स्टेज थी। फिर धीरे धीरे करके पशुपालन और फिर धीरे धीरे कृषि, और फिर कृषि के साथ साथ स्थायी जीवन, इस तरीके से क्रम आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 25, प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए गए थे? लकड़ी से, हड्डी से, पत्थर से, उपरोक्त सभी से। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है और इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है, ऑल ऑफ द अबव। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो भारत में सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी जिसको राजा राममोहन राय के प्रयासों से बेंटिक के द्वारा अधिनियम बनाकर इस सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। इसका जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो हमारा अरण्य अभिलेख में मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत का इतिहास, हिस्बुका, हिडेंट और इंडिका, इनमें से कौन सी है जो मेगास्थनीज ने लिखी है?
तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य समाज की, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन, इसकी जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी है, पुस्तक जो लिखी है, वो हमारी इंडिका है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी है? तो ये पिलनी की पुस्तक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक वृतांत दिया, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में जो हमारा मुगल समाज का प्रशासनिक वृतांत मिला वो किसमें मिला? आईने अकबरी में, अकबरनामा में, परागना री विगत में, मुंतखाब उल लुबाब में। तो अगर हम अबुल फजल की प्रशासनिक वृतांत की बात करें तो ये हमें आईने अकबरी से प्राप्त होती है। आईने अकबरी को 7 अलग अलग जिल्दों में लिखा है, जिसमें अकबरनामा भी एक उसका हिस्सा है। तो प्रशासनिक की अगर हम बात करें तो आईने अकबरी, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ये जो हमारा बोगजगई है, बोगजगई, ये हमें ये पता चलता है कि बोगजगई के जो देवता हैं उनकी रिजेम्बलेंस भारत के देवताओं से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान के और भारत के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी रही। तो ईरान से भारत आए आर्यों के आने की सूचना हमारा बोगजगई से प्राप्त होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा पहला टॉपिक था, यानी कि हिस्ट्री के यूनिट 1 का इतिहास के प्रमुख स्रोत, तो इतिहास के प्रमुख स्रोतों में हमारे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों के स्रोत आएंगे। हालांकि हमने इसमें 30 क्वेश्चंस में हमने केवल प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को फोकस किया। आधुनिक इतिहास का भी इसमें हमें देखना होगा। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बहुत जल्दी नए एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ।